मूवी की शुरुआत होती है और हम रात में एक गेहूं के खेत को देखते हैं जहां एक रोशनी से बड़ी चीज भाग रही होती है। फिर अगली सुबह वहां पर उस खेत के मालिक को दिखाया जाता है जो घंटा बजाकर अपने तीनों लड़कों को बुलाता है और पूछता है कि हमारे खेत की ऐसी हालत किसने की, और फिर वो वहां से जाते जाते अपने बच्चों को खेत की निगरानी रखने को बोलता है। हम देखते हैं कि जब रात होती है तो युवान वहां पर निगरानी रखने आ जाता है। तभी उसे वहां पर घोड़े की आवाज सुनाई देती है और कुछ ही पलों बाद वहां पर एक खूबसूरत और सफेद घोड़ा आ जाता है जो कद में बहुत बड़ा होता है। बात यह है कि ये एक घोड़ी है और हम इस कहानी में इसे मेर के नाम से बुलाएंगे। और अब हम युवान को देते हैं जो उसे देखकर हैरान हो जाता है और फिर जिसके बाद वे रस्सी के फंदे की मदद से उस मेर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन युवान उल्टा उसी फंदे में फंस जाता है और वे मेर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है और अब ये हवा में उड़ने लगती है। ये देख युवान बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी अचानक से वो मेर एक दलदल में गिर जाती है। अब पहले तो युवान उसकी हेल्प नहीं करता, लेकिन फिर वो तरस खाकर उस मेर को उस दलदल से निकालने लगता है और फिर विंडमिल की मदद से उस बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे खेत को फिर से खराब किया तो मैं तुम्हें ले जाकर बाजार में बेच दूंगा। और फिर वो मेर उसकी बात मान जाती है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है और युवान सोचता है कि अब वो उसके पिता से नहीं बचने वाला, क्योंकि मेर ने उसके खेत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। और अब हम अगली सुबह देखते हैं जो युवान अपने हस्तबल में सो रहा होता है और तभी अचानक से उसे वहाँ पर दो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत घोड़े दिखते हैं और वहीं पर उसे एक छोटा सा और घोड़ा दिखता है जिसका नाम फान होता है और वो बात भी कर सकता है। अब फान युवान से कहता है कि ये दो घोड़े मेरी माँ ने तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर भेजे हैं और साथ ही कहता है कि तुम्हें एक मेंटर और दोस्त की बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि अभी तुम बहुत ही छोटे हो। और तभी वहाँ पर युवान के पिता आने लगते हैं, लेकिन फान युवान को खुद पर बैठा कर इतनी तेज रफ्तार से भागता है कि वो कुछ ही सेकंड में कई किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। और फिर फान की सीटी में इतनी जोर की आवाज होती है कि वहाँ पर दो घोड़े भी भागकर युवान के पास आ जाते हैं और उसी वक्त युवान फान से कहता है कि वो इन दोनों घोड़ों को बाजार में भेज देगा। और इसके बाद हमें युवान बाजार में नजर आता है और वो बाजार को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर सभी लोग युवान के घोड़ों को देखकर उनको खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन फान युवान से कहता है कि तुम घोड़े को बेंच पर बैठे उस आदमी को भेज दो। लेकिन युवान उन घोड़ों को राजा को बेचने चाहता है ताकि वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सके। और इसके बाद हमें उस राजा को दिखाया जाता है जो अपने महल में बैठा एक मक्खी को मार रहा होता है और भी राजा अपने मंत्रियों के साथ युवान के घोड़े को देखने आता है। फिर राजा का एक मंत्री राजा को कहता है कि इतने खूबसूरत घोड़े इस लड़के के तो नहीं हो सकते हैं, जरा इस लड़के को तो देखो, इसकी क्या हालत है, इसके पास ये घोड़े कहाँ से आए हैं। और राजा और मंत्री को लगने लगता है कि युवान ने ये घोड़े चोरी किए होंगे और फिर राजा युवान के घोड़ों को अपने पास जब्त कर लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। अब युवान को एक भी पैसा नहीं मिला। इस बात से युवान बहुत ज्यादा दुखी होता है और फान से मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज इन घोड़ों को मेरे पास वापस ले आओ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। और जिसके बाद फान फिर से सीटी बजाकर उन सभी घोड़ों को अपने पास ले आता है। इधर घोड़ों के तेज भागने की वजह से राजा अपनी बग्घी से गिर जाता है और उसका मुंह पूरा सफेद हो जाता है, जिसके बाद युवान जोर जोर से हंसने लगता है और राजा को उसके सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। और फिर राजा युवान को घोड़ों की कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। अब राजा के मंत्री राजा के साथ सोच विचार करते हैं और राजा से कहते हैं कि इस लड़के को हम लोग अपने पास काम पर रखते हैं और इसी आपकी बेइज्जती का बदला भी ले लेंगे। जिसके बाद राजा युवान को अपने पास काम पर रखने के लिए तैयार हो जाता है और युवान भी राजा के साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि युवान बहुत ही हंसी खुशी के साथ रहने लगता है और वहाँ के लोग भी उसकी खुशी में खुश होते हैं, जिस वजह से राजा को उससे नफरत होने लगती है। फिर राजा का मंत्री राजा से कहता है कि हमें युवान को ऐसा मुश्किल काम देना होगा जिसे वो पूरा न कर पाए। और जिसके बाद वे उसे फायर बर्ड को लाने को कहता है और कहते हैं कि अगर फायर बर्ड को नहीं ला पाया तो वे लोग उसे जान से मार देंगे। अब बात यह है कि फायर बर्ड को आज तक कोई भी नहीं ला पाया है और ये काम करना लगभग नामुमकिन है। जिसके बाद युवान फान से कहता है कि हमें राजा ने जो मुश्किल काम दिया है हम उसे पूरा करेंगे, जिसके बाद राजा हमको बहुत सारा सोना देगा। लेकिन फान राजा की नीयत को पहचान जाता है और युवान को समझाता है कि तुम इस काम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है।
इसे आज तक कोई नहीं कर पाया है। इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन युवान नहीं मानता है। फान युवान को अपनी पीठ पर बैठाकर दूरदराज एक जंगल में ले जाता है जहां उसे ड्रीम नट्स दिखते हैं। ड्रीम नट्स जब युवान खाने लगता है तब फान उसे कहता कि अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हें बहुत ही गहरी नींद आएगी और ड्रीम नट्स फायर बर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अगर फायर बर्ड इसे खा लिया तो उसे भी बहुत गहरी नींद आएगी और जिसके बाद हम उसे पकड़ लेंगे और फिर वो दोनों रेगिस्तान में जाते हैं जहाँ फायर बर्ड जमीन के अंदर होते हैं और फिर युवान ड्रीम नट्स को रेत पर फेंकता है और तभी फायर बर्ड रेत में से निकलता है जिसमें से बहुत सारी चिंगारी निकल रही होती है और वो आसमान में उड़ने लगता है, जिसे देखकर युवान बहुत ही खुश होता है। अब फायर बर्ड उन ड्रीम नट्स को देखता है और एक एक करके ड्रीम नट्स को खाने लगता है और उनको खाने की वजह से फायर बर्ड को गहरी नींद आने लगती है और फिर वे नींद में सो जाते हैं और वही रेत पर गिर जाता है। अब युवान उस फायर बर्ड को पकड़ने के लिए सामान निकालता है, लेकिन फायर बर्ड वही युवान के पास आ जाता है। तब युवान और पॉल उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायर बर्ड उन पर आग से फायर करते हैं और आखिरकार जो ड्रीम नट्स बच जाते हैं। फायर बर्ड उनको युवान से मांगता है और उसे खाकर पानी में गिर जाता है, जिसके बाद विमान उसे पानी में से निकलता है और उसकी जान बचाता है और फिर उसे जंजीरों में बांध देता है, लेकिन तरस खाकर वो उसे छोड़ देता है। अब फायर बर्ड हवा में उड़कर आसमान में चला जाता है और उसे अपना एक पंख भी दे देता है जिसमें से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है और जिसके बाद युवान वापस राजा के महल में आता है। अब फायर बर्ड न होने की वजह से राजा उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन युवान सबको बताता है कि वो फायर बर्ड का पंख लेकर आया है। लेकिन फायर बर्ड के पंख में से अब कोई भी रोशनी नहीं निकलती है और जैसे ही वे लोग उसे मारने वाले होते हैं तभी फायर बर्ड वहाँ पर चिल्लाता हुआ वहाँ पर आ जाता है और जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और इधर फायर बर्ड का पंख भी अचानक से रोशन हो जाता है और जिसके बाद उस महल की प्रजा युवान को छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद राजा को युवान को छोड़ना पड़ता है। अब राजा बहुत परेशान हो जाता है और उसके साथ उसके मंत्री भी बैठे हुए होते हैं। एक मंत्री राजा को एक आइडिया देता है और राजा को कहता है कि आप शादी क्यों नहीं करते। तब राजा कहता है कि मुझसे शादी कौन करेगा। तब मंत्री कहता है कि ये एक बर्फीले पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम स्काई हाई किंगडम और वहाँ पर एक रानी बर्फ में कैद है जिसे हम युवान को लाने के लिए कहेंगे और अगर वे इस काम में सफल नहीं हो पाए तो हम उसे मार देंगे। और फिर वे लोग युवान को वहाँ पर उस रानी को लाने के लिए भेजते हैं। अब युवान और फान को उस बर्फीले पहाड़ पर जाना पड़ता है जहाँ पर वो लोग एक चट्टान पर जाते हैं। जब युवान उस बर्फीले महल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वे किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाते हैं और फिर वे जब सामने देखते हैं तो उसके सामने एक बर्फीली दीवार होती है और जिसके बाद युवान अपनी जेब में से फायर बर्ड का पंख निकालता है और उस दीवार को चीरता हुआ अंदर चला जाता है और वो दीवार टूटकर युवान के सामने ही गिर जाती है। अब युवान अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी रानियां सो रही होती हैं और तभी फायर बर्ड का पंख उड़कर एक रानी के ऊपर आ जाता है और वो रानी उठकर खड़ी हो जाती है और युवान समझ जाता है कि ये वही रानी है जिसे वो लेने आया है। और फिर युवान रानी से कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। तब जवाब में रानी कहती है कि मुझे तुम्हारे डरपोक राजा से शादी नहीं करनी, क्योंकि अगर वो मुझसे शादी करना चाहते हैं तो वो मुझे यहाँ पर बचाने के लिए खुद क्यों नहीं आई। और फिर रानी कहती है कि वो कूदकर अपनी जान देने वाली है और युवान और रानी की बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है और रानी जो है चट्टान से कूद जाती है। युवान बिना सोचे उसके पीछे कूद जाता है ताकि वे उसे बचा सके और जब वो दोनों नीचे गिरने ही वाले होते हैं तभी रानी युवान को बताती है कि मैं मजाक कर रही थी, मैं तो इसलिए नीचे कूदी हूँ कि मेरा ड्रेस हवा में उड़ सकता है। और युवान की गलती की वजह से रानी का एक स्कर्ट फट जाता है, जिसके बाद रानी भी अब हवा में नहीं उड़ सकती है। वो लोग नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी समय रतिपाल वहां आकर उन्हें बचा लेता है और अब वे लोग रात में एक जंगल में होते हैं। अब हम देखते हैं कि रानी युवान से थोड़ी थोड़ी मोहब्बत करने लगती है। अब हम अगले सीन में उस राजा को देखते हैं जो युवान को देखता है जिसके साथ रानी होती है और वे अपने मंत्रियों को बहुत ही ज्यादा कोसता है और मन ही मन सोचता है कि अब उसकी शादी हो जाएगी। और फिर राजा युवान को सोने से भरा हुआ एक कपड़ा देता है और साथ ही साथ उसके महल में एक बहुत बड़ा ओहदा भी दे देता है। लेकिन युवान जो होता है वो खुश नहीं होता है।
और वो भी मन ही मन में रानी से प्यार करने लगता है। और फिर जब रानी अपने कमरे में आराम कर रही होती है तब युवान महल की सबसे ऊपरी इमारत पर जाकर रानी से मिलता है और उसके साथ कुछ हंसी मजाक करता है और उसे कुछ फूल भी देता है। तभी वहाँ पर अचानक से राजा के कुछ लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर युवान नीचे गिर जाता है। और फिर राजा रानी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रानी राजा के सामने एक शर्त रख देती है और राजा से कहती है कि मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक तुम मेरी दादी की अंगूठी लाकर मुझे नहीं दे देती, और वो अंगूठी जो है वो समुंदर में है। रानी कहती है कि वे अंगूठी मेरे से समुद्र में गिर गई है जो अब आपको लानी होगी। और इधर युवान दरवाजे के पीछे से ये सब कुछ बातें सुन लेता है और वो राजा के सामने आ जाता है और कहता है कि अंगूठी लेकर मैं आ जाऊंगा। और फिर ये टास्क राजा युवान को दे देता है। अब रानी इस बात से युवान से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं कि अब युवान और फान आपस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अंगूठी कहाँ होगी इसका किसी को कुछ पता नहीं होता है। और फिर तभी फान को उसकी माँ की शक्तियों से पता चलता है कि वे अंगूठी जो है उसे एक व्हेल मछली ने खा ली है और वो मछली एक समुद्र के बीचों बीच में है। और फान को उसकी माँ के पावर से उसे वहाँ जाने का डायरेक्शन भी मिल जाता है, और जिसके बाद फान युवान को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ते हुए समुद्र के पास ले जाता है। और वो लोग जब हवा में उड़ रहे होते हैं और तभी कुछ पंछियों से टकरा के युवान समुद्र में गिर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि कुछ जंजीरों में व्हेल मछली फंसी हुई होती है और अब युवान के ऊपर समुद्र की बहुत बड़ी लहर आने वाली होती है, लेकिन फान उसे आकर बचा लेता है। और जब वे किनारे पर होते हैं तब व्हेल मछली जोर जोर से आवाज निकालने लगती है, जो फान व्हेल मछली की भाषा ट्रांसलेट करके युवान को बताता है कि व्हेल ने बहुत सारे जहाज को निगल लिया है, इसलिए जो यहाँ के सेलर है उन्होंने इस मछली को जंजीरों में कैद कर लिया है। और उसी टाइम फान को चिक आ जाती है और इसी से युवान को आइडिया आता है और फान को लेकर मछली के पेट में जाता है और उसमें घूमने लगता है और फान के पंख से घुदघुदी करने लगता है, जिस वजह से व्हेल मछली को छिक आ जाती है, जिसकी वजह से सारी जंजीरें खुल जाती है और व्हेल के पेट में जो समुद्री जहाज है वो बाहर आने लगती हैं। और समुद्र के किनारे युवान बहुत अफसोस करता है कि उसने तो व्हेल से अंगूठी मांगी ही नहीं। तभी वहाँ पर एक केकड़ा आता है जो युवान को अंगूठी दे देता है और फान केकड़े की बात को ट्रांसलेट करके बताता है कि व्हेल जो है हर इंसान की बात जानती है और उसने यह अंगूठी तुम्हारे लिए भेजी है ताकि तुम राजा को दे सको। और फिर युवान और फान रानी के पास अंगूठी लेकर जाते हैं। तभी राजा का मंत्री युवान को देख लेता है और युवान रानी को वो अंगूठी दे देता है, जिससे रानी बहुत खुश हो जाती है। और इधर राजा फान को गोली मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर राजा युवान और रानी को एक काल कोठरी में बंद कर देता है और उससे फायर बर्ड लेकर उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है और उसे कुछ दिनों बाद सजाए मौत दी जाएगी, जो राजा ने फैसला सुनाया है। और फिर रानी जो बहुत ही परेशान है, तभी उसे एक चूजे की मदद से फान मिलता है और हम देखते हैं कि फान अभी भी जिंदा है। और फिर रानी उसे बताती है कि युवान को बचाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाया है और वो राजा से बात करती है और कहती है कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक वो नहीं नहा लेते। पहले बाथ में गर्म पानी होगा और दूसरे टब में बर्फ जितना ठंडा पानी होगा और तीसरे टब में गर्म दूध होगा, और ऐसा करने से तुम जवान हो जाओगे, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तभी राजा का मंत्री आकर उसे आइडिया देता है कि यह सब प्रोसेस पहले युवान से कराना चाहिए, ताकि वो मर भी गया तो हमारा क्या जाएगा। और फिर रानी फान को बताती है कि युवान को हमें जिंदा बचाना है तो पहले खोलते हुए पानी में मेरी दादी की अंगूठी डालनी होगी और उससे बचने के बाद हमें ठंडे पानी में उस फायर बर्ड का पंख डालना होगा और तीसरे बाथ टब में जिंदगी और मौत का फ्लावर डालना होगा, जो दुनिया के आखिरी हिस्से में है। रानी कहती है कि जो भी उसे तोड़ कर लाएगा वो मर जाएगा, मगर फान बिना सोचे समझे उस फ्लावर को तोड़ने चला जाता है और फान तेजी से उस फ्लावर की तरफ जाता है और उसे तोड़ देता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बड़े बड़े बाथ टब में वो सारे प्रोसेस पूरे हो जाते हैं और तभी वहाँ पर युवान को भी लाया जाता है और राजा प्रजा के सामने कहता है कि युवान ने यह सारे टास्क कंप्लीट कर लेगा तो उसे जिंदा छोड़ देगा और उसे गर्म पानी में फेंक देते हैं। और तभी रानी अपनी अंगूठी को गर्म पानी में फेंक देती है। इसके बाद युवान पहले टेस्ट को आसानी से पूरा कर लेता है और दूसरे टास्क में जब युवान ठंडे पानी में गिरता है तब वहाँ पर फायर बर्ड आ जाता है और तभी बक्से में बंद वो पंख आकर ठंडे पानी में गिरता है
इसके बाद युवान ठंडे पानी से उड़कर गर्म दूध में गिरता है और वे काफी टाइम तक बाहर नहीं निकलता, जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग दुखी हो जाते हैं और वो लोग समझते हैं कि युवान मर चुका है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर फान आ जाता है। उसके बाद वो उस फूल को गर्म दूध में डाल देता है और फिर युवान उस गर्म दूध में से सही सलामत बाहर आ जाता है और जो भी एक राजा की तरह, और सभी उसे देखकर हैरान होते हैं। जिसके बाद राजा भी उस गर्म पानी में कूद जाता है, जिसके बाद राजा एक बबल में फंसकर वहाँ से उड़कर बहुत दूर चला जाता है और उसके बाद वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो राजा उस राज्य के लिए अच्छा नहीं था, वे एक मतलबी इंसान होता है। और उसके जाने के बाद वहाँ की प्रजा युवान को राजा मान लेते हैं और तभी युवान और रानी फान को ढूंढने लगते हैं और हम फान को देखते हैं जो खुद को मरा हुआ समझता है और तभी रानी उसे बताती है कि तुम बिना सोचे उस फूल को ले आए, अगर तुम डर कर उस फूल को लाते तो तुम मारे जाते। और यह सुनकर युवान बहुत खुश होता है कि फान उसे कितना प्यार करता है और हम देखते हैं कि युवान और रानी की शादी हो जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।